हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में फिजिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो पीछे वाली क्लास में मैंने टॉपिक करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी उनमें आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो भी नेक्स्ट क्लासेज होती हैं उनमें आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो दोस्तों, कल वाली जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था कार्य के बारे में। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कल वाली क्लास की कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर अपन आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कार्य में मैंने बताया था आपको कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, क्योंकि कार्य की डेफिनेशन ही बोलती है कि बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। इसमें अपन ने तीन कंडीशन बनाई थी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा, ये तो इसका मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर बात करते हैं तो सही में कार्य को ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसलिए तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन होती है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, दूसरी कंडीशन होती है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, और तीसरी कंडीशन होती है कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो। दोस्तों, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। ये तीनों वैल्यू है। दोस्तों, अगर +1 आएगा तभी तो बल इंटू विस्थापन होगा, वो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ प्लस में वैल्यू आएगी। क्या कभी आपने सुना है कि उसने कार्य माइनस किया? माइनस कार्य कभी नहीं होता दोस्तों। इसलिए ये तीन केस है, इस तीन केस के ऊपर क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन माइनस में कभी कार्य नहीं होता, कार्य कभी 0 नहीं होता। जो अगर हमने कुछ कार्य किया है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि कभी 0 और माइनस कार्य नहीं होता। लेकिन ये तीन केस बनते हैं, तो तीन कंडीशन या केस के ऊपर हमसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो हम जो कार्य होता है बल की दिशा में ही विस्थापन हो उसको ही कार्य बोलते हैं, और कार्य हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये मैंने आपको कल तीन कंडीशन और उसके फॉर्मूले बताए थे। मैंने आगे आपको इसमें कुछ और भी चीजें बताई थी, जैसे कि जो कार्य की यूनिट होती है इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, इसकी ऐसा यूनिट जूल होगी, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन होगी। अगर बात करते हैं कार्य की विमा की, F इंटू एस होता है, तो अगर इसको F का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया F का, और S विस्थापन हो गया। मैंने बोला था इनके पहले मात्रक लिख लेंगे। द्रव्यमान को हम केजी से डिनोट करते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है मीटर। विमाओं के लिए सबसे पहले हम लोग M, L, T तीनों लिख लेंगे। अब बात करते हैं M इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्यमान को मास। मास का M लिख दिया हमने, तो द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है, तो एक बार लिख दिया। L यानी लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो मीटर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। टाइम यानी समय यानी सेकंड में मापते हैं, तो सेकंड कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। नीचे आ रहा है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये हो गई कार्य की विमा। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स किसे कार्य मानती है, कि मैंने बोल दिया मैं सारा दिन बैठा बैठा मेंटली काम कर रहा हूँ, मेंटली मैंने बहुत कुछ सोचा, तो हम क्या बोलते हैं कि पूरे दिन मैंने काम किया, थकावट होगी। लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसको कार्य नहीं बोलते, क्योंकि मेंटली आप कितना ही कार्य करें, आप एक जगह बैठे हैं। फिजिक्स किसको कार्य मानती है कि आपने बल भी लगाया और विस्थापन भी किया, तो उसको कार्य मानती है। जैसे कि एक ग्राउंड है जिसके चारों तरफ एक धावक ने, आप धावक बोल सकते हैं, एथलीट बोल सकते हैं, या फिर आप बोले एक ग्रह। अगर किसी ग्रह ने या किसी एथलीट ने या किसी धावक ने ए बिंदु से स्टार्ट होकर इस ग्राउंड में 4 चक्कर लगाए, तो हम तो बोलेंगे कि उसने 4 चक्कर लगाए तो बहुत कार्य किया। फिजिक्स बोलता है कि अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इसी पॉइंट पे वापस आ गया तो उसने कोई कार्य नहीं किया, नो वर्क, कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि फिजिक्स क्या बोलता है
बल इंटू विस्थापन। इसने ये चक्कर लगाए तो इसमें इसने बल तो लगा लिया, लेकिन विस्थापन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे था यहीं पे वापस आ गया, तो विस्थापन 0 हो गया। तो बल चाहे कितना भी क्यों ना हो, विस्थापन 0 है तो वर्क पूरा 0 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों कार्य, जो मैंने आपको शॉर्ट में कुछ समझाने की कोशिश की है, जो हमने कल वाली क्लासेस में पढ़ा था। आज आगे चलते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में आज हम देखते हैं। ऊर्जा, तो ऊर्जा की जो डेफिनेशन होती है या जो इसकी परिभाषा होती है वो है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की अक्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा का भी मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। तो इसका जो मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक भी जूल होता है। इसका मात्रक भी जूल हो गया दोस्तों। ऊर्जा, अगर हमने कितनी भी ऊर्जा लगाई, कितने भी ऊर्जा कंज्यूम की, तो क्या उसमें हमें कोई दिशा बताता है? हमें मान तो बता देता है कि इतनी जूल ऊर्जा, लेकिन क्या कभी दिशा बताता है? नहीं बताता। तो यह हो गई एक अदिश राशि। ये जो राशि है एक अदिश राशि है। तो बात करते हैं आगे कि ऊर्जा, ऊर्जा की मैंने परिभाषा बता दी, मात्रक बता दिया, और राशि कौन सी है, अदिश है या सदिश है, ये बता दी। आगे देखते हैं इसमें ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अगर बात करें तो मैं इसके आपको बता देता हूं कि पहली होती है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी अगर बात करें तो आगे आती है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। चौथी होती है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। ये ऊर्जा के कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, आप लोग इनको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं हम इससे आगे कुछ फिर। टॉपिक ये समझ तो आ रहा होगा आपको, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। अगर कोई डाउट है तो उसको कैसे क्लियर करें, क्योंकि हमें वैसे क्या पता चलेगा कि आपको किस चीज में कहाँ पे डाउट आ रहा है। तो ये ऊर्जा के कुछ प्रकार हो गए। अब इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। उससे पहले मैं आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बता देता हूं, क्योंकि आगे वो भी काम आएगा। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम को आप छोटी क्लासों से समझते आ रहे होंगे और आपको पता भी होगा। इसमें बताया जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना इसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, इसके माध्यम को, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को बदल दिया पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। जैसे कि सेल है, सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। हम उसको क्या करते हैं,
बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। इसी प्रकार जैसे कि अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी को मिला दे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर मिला दिया जाए तो हम उसको बदल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, हाँ इसके माध्यम को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर गतिज ऊर्जा की। अगर अपन देखें गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा में दोस्तों यही होगा, आपको इस गतिज नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा जो है वो किस पे निर्भर करती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां पे m का होता है द्रव्यमान होता है m, और v जो होता है वेग होता है। m को हम द्रव्यमान लिखते हैं और v को हम वेग लिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान तो फिक्स होता है, लेकिन वेग हम बदल सकते हैं। जैसे कि कार चल रही है, अगर कार का वजन मान के चलिए कि अगर बाइक ही मान लो, बाइक का वजन मान लो 150 केजी है, तो हम बाइक का वजन तो नहीं चेंज करेंगे लेकिन वेग तो चेंज कर सकते हैं ना। वेग हम 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं, या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो m जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, और वेग को हम चेंज कर सकते हैं, वेग को हम बदल सकते हैं। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेनली डिपेंड करती है v पे, वेग के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इसमें आगे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, ये चीजें तो नॉर्मल होती है जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाती है और उसमें समझने लायक भी कुछ खास नहीं था। अब आगे आता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो हमारी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 2v², क्योंकि ये तो वेग का मल्टीप्लाई स्क्वायर होता है, तो हमने वेग को दोगुना कर दिया। तो आगे देखते हैं 1/2 इंटू m इंटू 4v², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4v²। तो ये तो इसका फॉर्मूला ही था, ये इतना हो गया। वेग कितना हो गया, पहले तो 1 भी था अब 4 भी आ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था ALP 2018 में। आगे बात करते हैं इसी के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इससे आगे बोला गया था कि अगर गतिज ऊर्जा में वेग को आधा कर दिया जाए, तो हमने क्या किया, वेग को आधा कर दिया, 1/2 इंटू m इंटू v/2 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व कर दिया जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू v²/4, कि अगर हमने वेग को आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 गुना हो जाएगी। कि अगर पहले 4 थी तो अब 1 आ जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें इसमें क्या पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो वेग पे निर्भर करती है। हम जितनी भी वैल्यू इसमें कम करेंगे या ज्यादा करेंगे वेग में, वो स्क्वायर में होगी। अगर हमें 2 का बोल दिया जाता है तो 4 होगी, 3 का बोल दिया जाता है तो 9 होगी, 4 का बोल दिया जाए तो 16 होगी। हमें बोल दिया कि 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को 3 गुना, वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी। वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 16 गुना होगी। अगर वेग को 4 से भाग दे दिया जाए, वेग को 4 या वेग को 1/4 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी,
वेग को अगर 1/2 कर दिया जाए यानी आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/4 होगी। वेग को 3 से भाग कर दिया जाए 1/3 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/9 होगी। इसी प्रकार दोस्तों मेन इसमें यही हमें पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है वेग पर, काइनेटिक एनर्जी पर। तो दोस्तों ये दो जो मैंने आपको नीचे क्वेश्चन बताए हैं कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए या वेग को आधा कर दिया जाए, तो ये क्वेश्चन पीछे जो लास्ट अपने एएलपी के और ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। अब इससे आगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा को रिलेट करते हैं वर्क से। गतिज ऊर्जा का हमें फॉर्मूला क्या दिया था 1/2 mv²। दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। आपने एक देखा था बल की तरह ही गतिज ऊर्जा की तरह ही बल का ये जो कार्य का फॉर्मूला है वो आएगा। आपने इक्वेशन पढ़ी थी v² = u² प्लस 2as, ये आपने समीकरण पढ़ी थी गति वाले टॉपिक में। तो अगर अपन इसको लिखें तो v² - u² = 2as, तो v² - u² बटा 2a, v² - u² बटा 2a = s। अगर अपन इसमें ये जो s की वैल्यू है यहाँ पे लिख दें यानी कि w = अगर f का भी अपन मान लिख दें, f का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू v² - u² बटा 2a। हम a को ऐसे काट सकते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्या होता है w = m इंटू v² - u²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बटा 2 आ रहा है यानी 1/2 इंटू m इंटू v² - u²। हो गया ना गतिज ऊर्जा की तरह इसका भी फॉर्मूला। दोस्तों अब इस फॉर्मूले में आगे बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में किस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका ताकि मैं आगे इसको साफ कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या नोट कर लिया होगा। तो मैंने आपको कार्य का फॉर्मूला भी दूसरा एक फॉर्मूला बता दिया जो होता है कार्य बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू v² - u²। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और उसके वेग को 30 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से घटाकर बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य। मैं बीच में कार्य वाला टॉपिक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी की तरह ही इससे रिलेट था इसलिए कर दिया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है 20, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे बस। द्रव्यमान 20 kg है इंटू v²। वेग जो है अगर प्रारंभिक वेग की बात की जाए तो उसको u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग की बात की जाए तो उसको v से डिनोट करते हैं। हमें क्या दे रखा है v², 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 माइनस u², 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यानी कि अगर आगे इसको देखेंगे तो 1/2 इंटू 20 इंटू 300, तो इसको 10 बार काट देंगे यानी किया गया कार्य कितना है 3000 जूल है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी से कार्य का रिलेशन। तो आगे चलते हैं कि कार्य की तरह ही काइनेटिक एनर्जी की तरह ही कार्य का फॉर्मूला भी होता है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम इसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की ओर। अगर कार्य में गतिज ऊर्जा में आपको एक और चीज दे दे कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु क्वेश्चन है ये एक प्रकार का क्वेश्चन है विरामावस्था में है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बता दिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो v क्या है इसमें वेग है और ये वेग पर ही डिपेंड करता है। तो 1/2 इंटू m, जो अगर विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ये आपका एक प्रकार का क्वेश्चन था। ये भी आपके ग्रुप डी 2018 में पूछा 2018-19 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था।
आगे चलते हैं, बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पहले काइनेटिक एनर्जी में ही एक और चीज देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। मैं दोस्तों जो टॉपिक उठा के लेके आता हूँ उनमें से वही चीजें आपको मोस्टली ज्यादा बताता हूँ जो पीछे हमारी एएलपी का एग्जाम दोस्तों छोटे लेवल का एग्जाम नहीं होता। एएलपी का एग्जाम एक बढ़िया लेवल वाला एग्जाम होता है। अगर आपने एएलपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर ली है दोस्तों तो ग्रुप डी एनटीपीसी आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने एएलपी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो मैंने ये सारे लगभग ज्यादातर वो क्वेश्चन उठाए हैं, वो टॉपिक उठाए हैं जो अपने एएलपी में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अच्छे क्वेश्चन आए थे एएलपी में अलग अलग शिफ्ट में। तो ये हमसे पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी व संवेग में क्या संबंध है, संबंध पूछा गया था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और संवेग मैंने आपको पीछे मोशन यानी गति वाले टॉपिक में करवाया था कि संवेग किसे बोलते हैं, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, जिसको p से डिनोट करते हैं, यानी p बराबर क्या होगा mv, p बराबर mv। तो देखिए दोस्तों अगर मैं ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का अगर इसमें ऊपर व नीचे इसको द्रव्यमान यानी m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, वापस वही वैल्यू आ जाएगी, वापस वही वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो दोस्तों अगर मैंने इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा m² v² बटा 2m। तो दोस्तों आगे आप लोग इसमें देखिए कि m² v² बटा 2m आ रहा है। संवेग का क्या फॉर्मूला था mv, अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दें हम तो क्या आएगा p² m² v², क्योंकि ये गुणा में है प्लस में तो है नहीं, तो p² m² v² आ रहा है। तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर p² बटा 2m कर सकते हैं हम लोग। तो ये है गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और आगे इसमें बता देता हूं आपको। अगर इसमें आगे बात की जाए तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध था वो आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। अब इसमें भी वही बात आ जाएगी कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों 2p² बटा 2m इज इक्वल टू 4p² बटा 2m, यानी कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। वही संबंध हो जाएगा जो अगर v को 2 गुना कर दिया जाए या v को आधा कर दिया जाए वही वैल्यू इसमें आएगी। तो ये था दोस्तों गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। आगे चलते हैं अब स्थितिज ऊर्जा की ओर। अगर बात करें आगे स्थितिज ऊर्जा की, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है दोस्तों, ज्यादा नहीं रहा अब इसमें। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जिसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खींचा हुआ बाण, स्ट्रिक्ट एल्बो, खींचा हुआ बाण जो होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो बांध से ऊपर पानी गिराया जाता है तो विशेष स्थिति में होता है पानी, उसको जब नीचे गिराया जाता है तो उस पर उत्पन्न ऊर्जा। और आप इसमें कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग को अगर खींचा जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है
तो उनमें क्या विशेष स्थिति होती है कि अगर स्प्रिंग को खींचा जाएगा तभी उसमें वो ऊर्जा आएगी, धनुष को अगर खींचा जाएगा तभी उसमें वो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। m यानी द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण इनटू ऊंचाई। कि देखिए दोस्तों, अगर किसी डैम से पानी को गिराया जाता है, बांध से पानी को गिराया जाता है, तो उसकी विशेष स्थिति थी दोस्तों, तो उसी के कारण उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा थी। अगर उसको ऊपर से गिराया गया तो उसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा, फिर उसको नीचे गिराया जाता है तो पृथ्वी किसी न किसी त्वरण से उसको अपनी ओर खींचेगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे खींचेगी, और उसमें क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो हम g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो कोई ना कोई गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। फिर अगर उसमें ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊंचाई से ही गिरा रहे हैं, तो ऊंचाई किसमें होगी, तो यह हो जाता है इसका फॉर्मूला mgh, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। इसको आगे चलते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछा जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 10 केजी है और इसकी उसे 1.5 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों इसको तो नॉर्मल से निकाल लेंगे, द्रव्यमान यानी इसका फॉर्मूला है mgh। तो m द्रव्यमान इसका हो गया 10 केजी, गुरुत्वीय त्वरण आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू हाइट इसकी है 1.5। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 15 से करेंगे 1500, फिर एक पॉइंट आ रहा है यानी 150 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आपको एक समझाने के लिए था, लेकिन लास्ट ईयर जो एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे एएलपी के अंदर वो क्वेश्चन था कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 केजी है, एक व्यक्ति उस वस्तु को उठाकर 50 सीढ़ियां चढ़ता है, 50 सीढ़ियां चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेमी है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। हमें m दे रखा है 20 केजी, g हम मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है h की, क्योंकि हमें जो mgh फॉर्मूला है, m को केजी में मापते हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जो हाइट है वो मीटर में लेनी है दोस्तों, बल्कि यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये तो आपको पता होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं कि हमारे पास सीढ़ियां कितनी थी, 50 सीढ़ियां थी, और प्रत्येक सीढ़ी कितने की थी, 10 सेमी की थी, यानी कि अपने अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 500 सेमी होगी। तो 500 सेमी को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे, यानी कि 5 मीटर। तो अब निकाल लेंगे, यानी 20 केजी इसका द्रव्यमान हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो गया, और 5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो 20 को 10 से यानी 200, और 200 को 5 यानी 1000 जूल कार्य करना पड़ा, 1000 जूल कार्य करना पड़ा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं दोस्तों, सॉरी इसमें मैंने गलत लिख दिया। कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, या इसने कितनी ऊर्जा की खपत की। तो इसमें ये होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से निकलेगा कितनी ऊर्जा की खपत करी, क्योंकि इसने विशेष स्थिति थी, वो ऊंचाई पर जा रहा था,
और उसमें द्रव्यमान भी दे रखा था, तो हम इसको ऐसे निकाल देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया स्थितिज ऊर्जा। अब चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो दोस्तों मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये जो ऊर्जा के प्रकार होते हैं, उसी समय मैंने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज होती है कि जैसे कोई वस्तु है, यहां पे अगर वो पड़ी है तो उसकी क्या है स्थितिज ऊर्जा जो है, क्योंकि वो पड़ी है उसमें गति तो है नहीं, स्थितिज ऊर्जा तो उसकी होगी मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा वो है उसकी होगी 0। अगर उस वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। अगर वो यहां तक आ रही है गिर के, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो तो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा वो तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर वो ऊपर से गिरना स्टार्ट किया है तो गुरुत्वीय त्वरण से वो नीचे गिरेगी, तो यानी 9.8 से हर सेकंड में वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और वो नीचे आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है कि वो गति में आ रही है, तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा उसकी कम होती जाएगी। अगर वस्तु यहाँ पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, और अगर वस्तु यहाँ पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ तक आने में, यहाँ पे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि आने तक वो मैक्सिमम वेग से ज्यादा वेग से नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ऊर्जा वाला टॉपिक। कल एक टॉपिक बचा है जो हमारा छोटा सा टॉपिक होगा, समथिंग 15 से 20 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा, जो हमारा है शक्ति। तो दोस्तों हमने फिजिक्स में कुछ टॉपिक कर लिए हैं अच्छे से, जैसे कि एक तो हमने गति वाला कर लिया, फिर हमें गुरुत्वाकर्षण बल वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमें फ्रिक्शन फोर्स यानी कि वो घर्षण बल, फिर हमने कार्य कर लिया, फिर हमने एनर्जी कर लिया आज कंप्लीट। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, और आगे कल हम करेंगे शक्ति यानी पावर। तो दोस्तों आगे की क्लास में बने रहिए, और बने रहने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे की क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब हमारी आगे मैथ की क्लास होगी, वो भी जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। कहीं पे भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, हम आपका वो डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।